Hello dear students, today we are going to discuss NCERT exercise of chapter Electric Charges and Fields। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स NCERT बुक जो है उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 कूलम and 3 into 10⁻⁻7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। हमें दो चार्ज स्फीयर गिवन है, दोनों के ऊपर चार्जेस Q1 2 into 10⁻⁻7 coulomb and Q2 3 into 10⁻⁻7 coulomb गिवन है and distance between them given है r equals to 30 centimeter, that is 0.3 meter and we have to find फोर्स बिटवीन देम। तो हम यहाँ डायरेक्ट कुलॉम्स फॉर्मूला यूज करेंगे कुलॉम्स लॉ के लिए। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के ये वैल्यू हमारे पास नॉन है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर। ये ऑल वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन फोर्स F इक्वल्स टू 9 into 10⁻⁹ into first charge 2 into 10⁻⁻7 into second charge 3 into 10⁻⁻7 divided by square of distance 0.3 into 0.3, then we will get 6 into 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये फोर्स जो आएगा 6 into 10⁻⁻3 न्यूटन आएगा। अब है कि दोनों जो स्फीयर हैं दोनों पे चार्ज की नेचर सेम है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स की नेचर जो आएगी वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। सेकेंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two spheres? We have to find distance between them. Second, what is the force on the second sphere due to the first one? Given charges given है Q1 0.4 माइक्रोकूलम है, इन मीन्स 0.4 into 10⁻⁻6 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। सेकेंड Q2 नेगेटिव 0.8 माइक्रोकूलम 0.8 into 10⁻⁻6 कूलम आएगा। फोर्स बिटवीन देम दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। के नॉन वैल्यू है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देन फॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ और आर स्क्वायर जो है इसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। देन आर स्क्वायर ये बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। के 9 into 10⁻⁹ Q1 0.4 into 10⁻⁻5 Q2 ओनली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे 0.8 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 0.0144 सेंटीमीटर मीटर। देन वी गेट r इक्वल्स टू 0.12 मीटर। तो r हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.12 मीटर मीन्स 12 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फीयर पे कितना फोर्स होगा, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स सेकेंड स्फीयर फर्स्ट पे लगा रहा है उतना ही क्या करेगा, फर्स्ट स्फीयर सेकेंड पे लगाएगा। और एक पे पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड पे नेगेटिव है, तो फोर्स जो है नेचर क्या रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। तो सेकेंड पे फोर्स रहेगा 0.2 न्यूटन, अट्रैक्टिव मीन्स टूवर्ड्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक दैट the ratio ke square by g MEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants
and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? अब हमारे पास जो गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सेकंड प्रोटॉन दिया हुआ है. Let electron and proton separated by distance r, then electrostatic force between them is given by electrostatic force जो है वो आएगा Fe equals to K Q1 Q2 divided by square of distance. Gravitational force F gravitational equals to G ME MP by R square. Ratio of forces इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमारे पास आएगा K Q E इंटू क्यू पी डिवाइडेड बाय G M E इंटू एम पी. वैल्यूज पुट करेंगे. Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज सेकंड जो रहेगा प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. K 9 इंटू 10⁻⁹. G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. मास ऑन प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg. वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा इनका, इट विल बी 2.4 इंटू 10⁻39. इट इज रेशियो. रेशियो मीन्स सेम क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो क्या रहता है, डायमेंशन लेस होता है, और ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है. अब है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई. ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन, अगर उसी को सेम डिस्टेंस पे रखें तो उनके बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उससे 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Given है, एक स्क्वायर दिया है, उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं. A 2 माइक्रोकूलम, B -5 माइक्रोकूलम, C 2 माइक्रोकूलम एंड D -5 माइक्रोकूलम. मीन्स डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स जो हैं उन पे चार्ज सेम है. अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम उसके सेंटर पे प्लेस्ड है जिस पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. तो फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम है ए का जो 2 माइक्रोकूलम है 1 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो आएगा F A इक्वल्स टू K Q A Q O डिवाइडेड बाई O A होल स्क्वायर. A सेंटर पे है, देन डिस्टेंस O A इक्वल्स टू O B इक्वल्स टू O C इक्वल्स टू O D. मीन्स चारों कॉर्नर जो है वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे. फोर्स की डायरेक्शन जो रहेगी F A की, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं. A जो है वहाँ पे 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, O पे 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है. इनके बीच क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा. 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, मीन्स फोर्स फ्रॉम O टू C, O से C की तरफ रहेगा. फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट C. अब C पे जो 2 माइक्रोकूलम है उससे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, FC K QC इंटू QO डिवाइडेड बाई OC स्क्वायर. इस फोर्स की डायरेक्शन ये भी क्या करेगा, 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, तो अवे फ्रॉम C रहेगा. तो डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी टूवर्ड्स A, FC वेक्टर. अब इसके अंदर है कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। मीन्स नेट फोर्स जो आएगा ड्यू टू एफ ए एंड एफ सी ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, इट विल बी 0। अब फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम एट बी, एफ बी इक्वल्स टू के क्यू बी क्यू ओ डिवाइडेड बाई ओ बी होल स्क्वायर। अब ये क्या है, 5 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा 1 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, टूवर्ड्स कॉर्नर बी रहेगा। फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम एट डी, एफ डी इक्वल्स टू के क्यू डी क्यू ओ डी का होल स्क्वायर। डी पर जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, सेंटर के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स डी रहेगी। अगर हम बी एफ बी एंड एफ डी को ऑब्जर्व करें, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट जो आएगा एफ बी एंड एफ डी का, ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमारे पास है कि पहले दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, सेकंड दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, देन नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम विल बी 0। उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यहां हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या था कि हमारे पास दो फोर्स जो बन रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। तो दोनों फोर्सेज जो है इक्वल अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden break. Why not? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूस कर्व होती हैं, कहीं भी सडन ब्रेक नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्या करती हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके पाथ को शो करती हैं, और कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, कहीं भी जंप शो नहीं करता है, सडन जंप नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, उसका जो पाथ रहेगा वो भी एक कंटिन्यूस कर्व रहेगा। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूस कर्व बिकॉज a charge experience a continuous force when traced in an electrostatic field. The field line cannot have sudden breaks because the charge move continuously and does not jump from one point to the other point. इसी का सेकेंड पार्ट है, explain why two field lines never cross each other at any point. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके अंदर डेफिनेशन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देन द टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। To reason, if two field lines cross each other at a point, then electric field intensity will show two direction at that point. This is not possible. Hence, two field lines never cross each other. Next, 2 point charges QA 3 microcoulomb and QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. First part, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Second, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? हमें दो चार्ज गिवन है, 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। सेपरेशन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उनका जो मिड पॉइंट है O मीन्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच आ जाएगा। वहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू क्यू ए चार्ज,
पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम जो है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे आउटवर्ड रहेगा, मीन्स टूवर्ड्स ओ रहेगा, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आएगी। E1 वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 एक्स कैप डिवाइडेड बाय OA स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज E2 वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 एक्स कैप OB स्क्वायर। ये 3 माइक्रोकूलम जो है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, इनवर्ड होगा, मीन्स डायरेक्शन एक्स कैप ही आएगी। तो यहाँ पे E2 वेक्टर एंड E1 वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो हम नेट कैलकुलेट करेंगे वो किसी भी एक का ट्वाइस कर देंगे। दैट्स वाई हमारे पास दोनों चार्ज सेम है, दोनों की उस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो हमारे पास ये आएगा E इक्वल्स टू 2 इंटू k 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 इंटू 0.1, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम O टू B, मीन्स लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल डायरेक्शन आएगा। अब है कि इसी पॉइंट पे अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखें हम, तो उस पर फोर्स कितना होगा। इफ ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स इज गिवन बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू गिवन है पुट करेंगे, तो जो फोर्स आएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और इस फोर्स की डायरेक्शन रहेगी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स फ्रॉम O टू B हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट। सॉरी, यहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगी, O टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB minus 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at point A 00 minus 15 centimeter and 00 plus 15 centimeter respectively. What are the total charges and electric dipole moment of the system? अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये हमारे पास आता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे दोनों दिए हैं चार्जेस, एक दिया है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव की साइड, सेकंड 15 सेंटीमीटर नेगेटिव की साइड। तो लेट ये हमारे पास जेड एक्सिस है, O000 ओरिजिन पॉइंट है, दोनों चार्जेस हमें दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है A पर जो -15 सेंटीमीटर पे है, सेकंड दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर पे, देन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस टोटल 30 सेंटीमीटर आएगा। देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था, और ये हमारे पास जो है वो क्या एक डाइपोल है, दो इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर के हैं, तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.3, देन वी विल गेट 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर अलोंग जेड एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा। और जेड एक्सिस में किस साइड रहेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव अलोंग जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque
एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, एंगल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्वांटिटीज, डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, थीटा 30 डिग्री, टॉर्क टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, P 4 × 10⁻⁹, E 5 × 10⁴ and sin 30 half, then we will get tau equals to 10⁻⁴ Newton into meter. Next, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge 3 × 10⁻⁷ coulomb. A, estimate the number of electrons transferred from which to which. B, is there a transfer of mass from wool to polythene. एक पॉलीथीन को वूल से रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, मैग्नीट्यूड गिवन है 3 × 10⁻⁷, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उससे हमारे पास है Q इक्वल्स टू ±NE। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स पॉलीथीन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। मीन्स ये जहाँ यहाँ जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, वूल टू पॉलीथीन आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इक्वल्स टू Q/E, चार्ज 3 × 10⁻⁷, E 1.6 × 10⁻⁹, then N equals to 1.87 × 10⁻12, मीन्स 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉलीथीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड पार्ट पूछा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वूल टू पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देन ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट तो उसके साथ साथ क्या है, मास भी ट्रांसफर होगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इतना कम है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। तो यहां क्या आएगा, यस द मास विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन बट ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट। जो अमाउंट होगी वो क्या रहेगी, नेग्लिजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. दो स्फीयर दिए हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस दी हुई है 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर। चार्जेस गिवन है ईच पे 6.5 × 10⁻⁷ coulomb। फोर्स कैलकुलेट करना है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। वैल्यूज पुट करेंगे, K 9 × 10⁻⁹, Q1 एंड Q2 दोनों वैल्यूज 6.5 × 10⁻⁷ coulomb है। डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी 1.5 × 10⁻² न्यूटन। ये आएगा दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। अगर चार्ज को डबल करें एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, अगर डिस्टेंस को हाफ करें मीन्स नया चार्ज जो आएगा वो हमारे पास Q1 Q2 जो है वो पहले से डबल होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 6.5 × 10⁻⁷ coulomb। रेडियस को डिस्टेंस को हाफ किया है, 0.25 मीटर रहेगा। तो हमारे पास फोर्स F2 हम जो कैलकुलेट करेंगे 4K Q1 Q2/R/2 होल स्क्वायर। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से 4 टाइम्स आएगा, डिस्टेंस हाफ हो रही है तो उससे भी 4 टाइम्स होगा, मीन्स टोटल जो आएगा 16K Q1 Q2/R²। K Q1 Q2R² F के इक्वल है तो ये 16F होगा, मीन्स अभी जो फोर्स होगा दिस फोर्स विल बी 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स, पहले से 16 टाइम्स रहेगा।
तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.24 न्यूटन।